अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा नई उम्मीद के साथ, नई किरण के साथ और बहुत सी खुशियां होंगी। और आज हमारे पास भी बहुत कुछ है सियासत से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड और इसके साथ साथ और भी खट्टी मीठी बातें होती रहेंगी। तो अपना कप उठाएं चाय का या फिर कॉफ़ी का और बैठ जाएं टीवी के सामने, हमें देखें। मैं हूँ गज़ल अमान। मैं हुसैन लियाकत जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें देख रहे होंगे और साथ साथ हमारी जो प्रोग्राम है उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे और इस हवाले से आपका फीडबैक हमें आता रहता है। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और सोशल स्टोरीज से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री का एक मारूफ नाम अदाकारा हानिया आमिर की मोटरसाइकिल पर डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हानिया आमिर ने वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक नई पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में जो उनको शेयर की गई वीडियो है उसमें अदाकारा को कराची की सड़कों पर मोटरसाइकिल सवारी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए देखा जा सकता है। अदाकारा हानिया आमिर की मोटरसाइकिल सवारी की वीडियो पर एक रद्द-ए-अमल आया जो बड़ा दिलचस्प था। साबिक़ कप्तान वसीम अकरम की अहलिया शुनैरा अकरम ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए रोड सेफ्टी की अहमियत और हेलमेट के इस्तेमाल पर जोर दिया। शुनैरा ने कहा कि इंस्टाग्राम स्टोरी में हानिया आमिर की वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उन्होंने इसका इजहार किया और हदायत की कि वो रोड सेफ्टी को तरजीह दें। उन्होंने लिखा कि वो कई सालों से हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के साथ मिलकर ये कोशिश कर रही हैं कि कैसे पाकिस्तान के नौजवानों को हेलमेट पहनने और महफूज तरीके से बाइक चलाने की तरगीब दी जाए, लेकिन ये मंजर उनके दिल में खंजर की मानद है। उन्होंने मजीद लिखा कि उनका हानिया आमिर के साथ कोई ज़ाती मसला नहीं है, लेकिन उनका मकसद सिर्फ ये है कि हानिया अपनी जिम्मेदारी का इदराक करें कि वो कितनी मशहूर हैं, उनको कितना फॉलो किया जाता है और समझें कि ये रवैया गलत है और एक पोस्ट के जरिए अपने मद्दाहों को हिदायत दें कि वो इस तरह का बर्ताव ना करें। बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि हानिया की एक आप ये कहें कि फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको सब जानते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब आप एक नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ख़ुद को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इससे आपकी किसी भी हरकत से एक कोई ना कोई मैसेज जा रहा होता है। तो ये हानिया की साइड से एक मैसेज ही जाना था, लेकिन जिस तरह से वो ख़ुद को एंजॉय कर रही हैं, अपना लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, लेकिन ये तरीका कार गलत है जिसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। खैर होप्सो के हानिया समझ जाएंगी। खैर आगे बढ़ते हैं और आज है 12 तारीख है, आज 12 तारीख है और 13 और 14 तारीख 14 अगस्त आने वाली है, बस 2 दिन बाकी है। बिल्कुल। तो जी जश्न आज़ादी के मौके पर पुरअमन माहौल बरकरार रखना और तफरीही मकामात जैसे कि मरी हो गया, उसमें 12 से लेकर 14 अगस्त तक यानी कि आज से लेकर 14 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला किया गया है। और पाकिस्तान का जश्न आज़ादी हर साल की तरह 14 अगस्त को पूरे मुल्क में जोशो खरोश से मनाया जाता है। और उससे पहले भी आपको पता है कि सड़कों पर एक रश होती है, बैचेस वगैरह के स्टॉल्स लग जाते हैं और जश्न आज़ादी के मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद तफरीही मकामात का भी रुख कर लेती है। और मुल्क के फेमस तफरीही मकामात जिनमें मरी है और भी बहुत सारी जगह हैं, इस बार अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 12 से 14 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला किया गया है। और ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मरी में दफ़ा 144 का नफाज का फैसला इसलिए किया गया है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर किया गया है। और 14 अगस्त को इस पाबंदी से फैमिलीज़ को इस्तिस्ना हासिल होगा और उन्हें माल रोड पर दाखिले की इजाज़त होगी। लेकिन ये है कि फैमिलीज़ वाले तो इस तरह की ऊट पटांग हरकतें नहीं करते जिस तरह से बाकी लोग करते हैं। बाइक पे व्हीलिंग हो रही है या फिर दीगर जो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। बिल्कुल ऐसी ख़वातीन वज़ात, ये जो 14 अगस्त वाले दिन हम आज़ादी मनाते हैं, इस तरह की आज़ादी के लिए ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था कि हम मोटरसाइकिल पे वन व्हीलिंग करेंगे और वो जो उसकी आवाज़ होगी वो पूरे मोहल्ले को जगा देगी। फिर कोई मोटरसाइकिल के ऊपर मछली बना होता है, उसके बाद माल रोड की मैं पर्सनली बात करूं तो वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा हुल्लड़बाजी होती है, कभी एक नारा लगता है, कभी दूसरा नारा लगता है, कभी एक तरफ से एक चीज़ उठती है, वो दूसरा नौजवान उसको कैच करता है, इस तरह की हुल्लड़बाजी होती है। और इससे बचने के लिए इस तरह का फैसला किया और ये अच्छा फैसला है। कम से कम फैमिलीज जाएंगी, फैमिलीज एंजॉय करेंगी और अच्छे से अपना 14 अगस्त मनाएंगी। अब आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही अच्छी खबर है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से, उसके हवाले से आपको बताना है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन PFF ने तारीख में पहली बार बॉयज़ टीम के साथ खातून मैनेजर को तैनात कर दिया। PFF ने उरूज सोहेल बट को पाकिस्तान अंडर 17 फुटबॉल टीम का मैनेजर मुकर्रर किया है। उरूज सोहेल बट PFF में बतौर सेफ गार्डिंग ऑफिसर काम कर रही थी, जबकि वो फीफा और AFC की सनद याफ्ता सेफ गार्डिंग ऑफिसर हैं। PFF ने यह कदम फीफा की हर किसी को यकसा मौके देने की पॉलिसी के तहत उठाया है और वाज़ेह है कि पाकिस्तान अंडर 17 फुटबॉल टीम रवा साल
सैफ गेम्स चैंपियनशिप और एशियन क्वालिफायर में हिस्सा लेगी। और अल्लाह करे कि जिस तरह से हमने एक खातून को मैनेजर बनाया, इसी तरह से हमारी फुटबॉल टीम परफॉर्म भी करे और कुछ अच्छी खबरें भी लेके आए। एग्जैक्टली, ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि किसी फीमेल को इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इससे क्या है कि एक तो आपकी वो ट्रेडिशनल जो रवायात होती हैं वो ख़त्म हो उससे गई, थोड़ा सा हटेंगे हम। दूसरा ये है कि एक आपका जेंडर बैलेंस इक्वलिटी हो गई है उस हवाले से भी, ताकि लीडरशिप रोल्स जो हैं वो ख़वातीन को भी मिलने चाहिए, ताकि वो एक इक्वलिटी बेस का जो फ़र्क होता है वो ख़त्म किया जा सके। खैर, अब जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो निभाएंगी तो इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और लाहौर लिए चलते हैं, जहां से आपको खुशखबरी देने वाली हूँ मैं। वो ये है कि लाहौरियों के लिए खुशखबरी ये है कि चिड़ियाघर और सफारी ज़ू के लिए 12 ज़राफ़े दरामद करने का फ़ैसला किया है, जो कि जनूबी अफ्रीका से ज़राफ़ों की बड़ी खेप इसी माह पाकिस्तान पहुँचने का इम्कान भी है। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स पंजाब के डायरेक्टर प्रोजेक्ट मुदस्सर हसन ने यह बताया कि 12 ज़राफ़े दरामद किए जा रहे हैं, जिनमें 9 लाहौर सफारी ज़ू और 3 लाहौर चिड़ियाघर में रखे जाएंगे। और ये ज़राफ़े खुसूसी इंतज़ामात के तहत बज़रिया फ़ज़ाई रास्ता लाहौर पहुंचेंगे। और मुदस्सिर हसन ने यह भी बताया कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद ज़राफ़ों को करंतना में रखा जाएगा, जहां कम से कम 15 दिन से 1 माह तक उनका मुकम्मल तिबी मुआयना होगा और उनकी देखभाल भी की जाएगी। सेहत याबी की रिपोर्ट के बाद ही उन्हें आवाम के लिए नुमाइश में लाया जाएगा। और वाइल्ड लाइफ ये भी बता रही है कि महकमा जो है उनका कि ज़राफ़ों की आमद के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी और कौमी हिफाजती कवायद व ज़वाबित पर अमल किया जा रहा है, ताकि जितने भी जानवर हैं उनकी फलाह व बहबूद यकीनी बनाया जा सके। और आपको ये भी याद हो कि 2018 में भी लाहौर चिड़ियाघर में 3 ज़राफ़े लाए गए थे, जिनमें से 2 की अमवात भी हो चुकी थी। इसी वजह से अब उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेहतयाबी के हवाले से इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। और जो एक खबर आपने बताई गज़ल कि अब उनको क्वारंटीन किया जाएगा तकरीबन 15 दिन के लिए। और उस क्वारंटीन का फ़ायदा ये होगा कि एक तो वो दूसरे माहौल से, जो बाहर का माहौल है उससे अलग होंगे, एक सेफ़ माहौल में होंगे। उसके बाद उनकी जो कंडीशन है मेडिकली उसको एग्जामिन किया जाएगा। और आया कि वो साउथ अफ्रीका से यहाँ पे पहुँचे हैं, उनकी कुछ जीनियात में तब्दीली आई या नहीं आई, उनकी कोई बीमारी तो नहीं लग गई। सो ये तमाम तर चीज़ें करने के बाद जब उनको पार्क में पेश किया जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज़राफ़े पिछले ज़राफ़ों की तरह, जिस तरह वो आप कह रही हैं कि 2 की अमवात होगी, उस तरह वाला काम यहाँ पे नहीं होगा। और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और आवाम के लिए काफ़ी अर्सा ये अपने, क्योंकि देखे ना, इंसान भी जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसको पानी इफेक्ट करता है, वो नहीं स्टेबल हो सकता। तो ज़ाहिर है 2-3 दिन तो जुकाम ही नहीं जाता। हाँ एग्जैक्टली, पेट खराब रहता है या कुछ भी इस तरह के मामलात हो जाते हैं गड़बड़। तो अब ज़ाहिर है जानवर हैं तो वो उधर से यहाँ आएंगे पाकिस्तान में, तो उनकी सेहतयाबी के बाद ही उनको पब्लिक के लिए पेश किया जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन व हज़रात, ज़राफ़े देखने आप ज़रूर जाइएगा। और जब ये ज़राफ़े पहुँच आएंगे लाहौर में तो हम इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और जब ये बिल्कुल ज़ू में पहुंचेंगे तब भी हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से ज़राफ़ों को देखना है वहाँ पे जाके अपनी देखभाल के साथ साथ। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको एक ज़बरदस्त स्टोरी बता रही है। आजकल डिजिटल दौर है और जहाँ पे स्क्रीन्स और कीबोर्ड्स ने कागज़ और कलम की जगह ले ली है, वहाँ पे खुशखती का फ़न आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। ऐसे में केपी का एक कम उम्र लड़का अपनी बेमिसाल लिखाई के साथ सामने आया है, जिसने देखने वालों को हैरान कर दिया। ये लड़का अल्फाज को इस महारत से कागज पर उतारता है कि हर हर्फ यकसा और बेऐब दिखाई देता है। और इसकी लिखाई इतनी हमवार और साफ है कि लोग इसे देखकर कहते हैं ये तो जैसे प्रिंट किया हो। ये कमाल सबसे पहले एक वायरल इंस्टाग्राम वीडियो में सामने आया, जो देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंची। और सोशल मीडिया सारिफिन ने इस लिखाई को प्योर आर्ट और एक शाहकार करार दिया। और कई सारिफिन ने इसमें झलकती मेहनत, सब्र और लगन को सराहते हुए कहा कि एक काबिलियत की एक आला मिसाल है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और आपको पता है कि जब भी आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो उसमें आपकी राइटिंग कितनी मैटर करती है। मतलब एक ज़माना हुआ करता था जब हम खुद खुश खत्तियाँ लिखते थे, हमारी मदर्स ला के हमें तो तख्ती लिखते थे। तख्ती भी लिखते थे एग्जैक्टली, चौक के साथ। हाँ, मैंने भी लिखी हुई है। और अब ये है कि बच्चों में वो रुझान ही ख़त्म हो गया है। बस ठीक है, जिस तरह की भी गंदी मंदी राइटिंग है वो आप कॉपीज पर लिखें और वेल एंड गुड उनको लगता है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बहुत लाइक होते हैं लेकिन वो अपनी राइटिंग की वजह से मार खा जाते हैं। तो इसलिए आपने राइटिंग पर बहुत तवज्जो देनी है। और जिस तरह से आपने इन बच्चों की बात की कि ये जिस तरह से लिख रहे हैं और इस तरह से लगता है प्रिंट है, तो ये एक मिसाल है आपके सामने कि कितना उन्होंने राइटिंग पे वर्क किया है। तो जितना आप अपनी राइटिंग पे तवज्जो देंगे, वर्क करेंगे, खुशखत्तियाँ लिखेंगे, क्योंकि अभी भी मार्केट में मौजूद है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में मौजूद नहीं है, लेकर आए, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप राइटिंग। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का दौर चल रहा है, आप कीबोर्ड
कीबोर्ड का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर रहे हैं। लिटरली मैं आपको बताऊं कि मुझे Handwriting खुद नहीं ना लिखने में अब परेशानी होती है कि कहाँ पे आप कॉपी खोलेंगे और लिखेंगे। सो ये आर्ट मेरा ख्याल है कि अब लिखना भी ना आने वाले ज़माने में सिर्फ लिखना, उर्दू लिखना या इंग्लिश लिखना, ये भी एक आर्ट हो जाएगा। लोगों को आदत पड़ जाएगी हम मोबाइल में लिख लेंगे और वो हाथ से लिखना बहुत मुश्किल होगा। आप ये कहें कि अब तो ये रुझान खत्म ही हो गया, जिससे छोटे से बच्चे से भी बात करो, हाँ मैं नोट पैड पे नोट कर लेता हूँ, बात ही खत्म हो गई। पेपर में क्या लिखेंगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो राइटिंग पर आपने तवज्जो देनी है। खैर आगे बढ़ते हैं और आप 10 किस्म की खबर देते हैं। खैर ज़बरदस्त तो नहीं है जिनके साथ ये वाकया पेश हुआ है, लेकिन आप कुछ इसमें ऐसे फैक्ट्स हैं जो सुनकर हैरान हो जाएंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे की कीमती घड़ी चोरी हो गई है और यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी की बार्सिलोना मौजूदगी के दौरान कीमती घड़ी छीन ली गई, जिसकी मालियत जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। मालियत में आपको थोड़ा सा जाके ना एंड में बताऊंगी, पहले आप स्टोरी सुन लें। इस हवाले से बार्सिलोना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मैंने ये घड़ी 12 या 13 साल कबल सस्ते दौर में खरीदी थी और जाहिर है सोने के नर्ख बढ़ने के बाद घड़ी की कीमत में भी इजाफा हो गया, उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो गई। लेकिन उन्होंने कहा कि वैसे तो सोना पहनना मर्द पर हराम है, मगर सफ़र में सोना साथ रख लेना चाहिए क्योंकि कहीं भी कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो फिर आपको सोना फरोख्त करना पड़ जाता है। ठीक है जी। और कादिर साहब के पूरा लेक्चर दे दिया उन्होंने। बिल्कुल। और घड़ी मेरे हाथ में मौजूद थी और चोरों ने मेरे मेज़बान की और मेरी गाड़ी छीन ली। उनका ये भी कहना है कि हम लोग अहले खाना के साथ थे, लेकिन शुक्र है कि हमारी जान महफूज रही है। और ये भी आपको बता दें कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में सैर व तफरी के लिए मौजूद है इस वक्त, और उनके पास जो मौजूद घड़ी है, अब मैं उसकी आपको मालियत बताने वाली हूँ, ज़रा दिल थाम लीजिए। उनकी जो कीमत है वो 56,000 यूरो थी, जो कि पाकिस्तानी करेंसी लगभग बनती है 1,85,00,000। वैसे जिस चोर ने ये घड़ी चोरी की है उसकी तो चांदी होगी, लेकिन 1,85,00,000 रुपए नुकसान हुआ है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे का, और उन्होंने सबसे दौर में खरीदी थी, 13 साल इस्तेमाल भी किया। से वो क्या कहते हैं ये जरा उनको भी सुन लेते हैं। जब मैंने खरीदी थी तो उस वक्त उसकी जो मालियत थी, आज वो उसके 3 गुना। गोल्ड जो है वो मर्द पे हराम है, लेकिन एक सुन्नत है कि जब आप सफर पे निकलो तो आप सोने की चीज को साथ रखो। यहाँ पे जो हमारे मेजबान है इनकी भी घड़ी छीनी, मेरी भी छीनी। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो पूरी कीमत भी उसकी बता रहे हैं। उसके बाद वो बता रहे हैं कि मर्द के ऊपर, अच्छा मर्द के ऊपर सोना हराम है, लेकिन उसके बावजूद भी गिलानी साहब ने ये तकरीबन 13 साल ये सोना पहना है। खैर वो अलग बात है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इनकी ये जो घड़ी है ये जल्द से जल्द इनको वापस मिल जाए, क्योंकि 1 करोड़ और 56 लाख रुपए का नुकसान किसी भी शख्स के लिए एक बड़ा नुकसान है और इसका जल्द अज जल्द सुराग लगना चाहिए। ख़वातीन वज़ात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे, आपको लिए चलते हैं गुजरांवाला, जहां पर गुजरांवाला के इलाके मॉडल टाउन में मारूफ ताजिर के घर मुलाजमत करने वाली कमसिन बच्ची को मुबैना तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया और पुलिस ने मारूफ ताजिर और उसके बेटे समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। और पुलिस के मुताबिक कमसिन बच्ची मारूफ ताजिर मकबूल अहमद के घर मुलाजमा थी और 10,000 रुपये माहाना वो तनख्वाह पर काम कर रही थी। और फिर वाक़े के बाद मुलजमान ने बच्ची की लाश उसके घर भी भिजवा दी और पुलिस के मुताबिक गुरसा ने जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देकर पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोई एक वाकया तो नहीं है ये। बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा अगर बच्चों के हुकूक के ऊपर काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम साहिल की बात कीजिए तो उनकी अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में मुल्क भर में बच्चों के साथ बदसलूकी के कुल 1630 केसेस रिपोर्ट किए गए। इसके अलावा अगर साल 2024 के इब्तदाई 6 माह में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के केसेस की बात की जाए तो 862 केसेस उनके रिपोर्ट हुए हैं और अगवा के 668 और गुमशुदगी के 82 और कम उम्री की शादियों के 18 केसेस रिपोर्ट हुए। 6 माह के आदाद शुमार से पता चल रहा है कि रिपोर्ट होने वाले कुल केसेस में से 962 मुतासिरीन में 59% लड़कियां थी, जबकि 668 यानी कि 41% लड़के थे। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये तो वो तमाम तर फिगर्स थे जो हमने आपको बताए हैं। पता नहीं ऐसे कितने केसेस हैं जो अभी तक मीडिया के सामने आए ही नहीं है। बुखारी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं,
उनसे जान लेते हैं। मुदस्सिर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इस वाक़े की? हाँ जी, बिल्कुल। ये अफसोसनाक वाकया जो है ये थाना मॉडल टाउन के इलाके मोहल्ला फैसलाबाद के रिहायशी एक मरूफ सनतकार हैं कबूल अहमद, उनके घर में ये पेश आया है। रमजान के महीने में ये बच्ची इरम जो है, इसके जो वालिद हैं, ये उन्होंने 10,000 के ऊपर इस बच्ची को सनतकार के घर बतौर मुलाजम जो है वो रखवाया था। उसके बाद मामला चलते रहे, मुख्तलिफ कात में उनके वालिद भी मुलाकात के लिए जाते रहे, लेकिन अचानक ही जो है इनको उसके वालिद आबिद को ये फोन गया कि आपकी बच्ची को हार्ट अटैक हो गया है और आपकी बच्ची जो है वो फौत हो गई है। तो उनके जो मकबूल अहमद साहब हैं, उन्होंने उस बच्ची की लाश को जो है वो गुरसा के हवाले कर दिया, उनके घर भिजवा दिया। ये जो मैं बताता चलूं कि ये जो बच्ची है ये नौशहरा विरका के इलाके की रिहायशी है और ये काफी जो गरीब लोग हैं, इसकी वालदा जो भी है वो ये फौत हो चुकी है और इसके यानी मजबूरी तौर पर ये 2 बहनें और 1 भाई हैं। इनके जो वालिद आबिद साहब है उनको सांस का मसला है जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर सकते। तो हम वापस आते हैं, तो जब उनकी लाश को भिजवाया तो उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे। सर के अंदर भी जो है काफी गहरा कट लगा हुआ था, जैसे लाश से लग रहा था जैसे किसी तेजधार आले से कुछ सर में कोई चीज मारी हो। उसके बाद जो इसकी फैमिली ने फौरी तौर पर नौशहरा विरका पुलिस को इतला कर दी और नौशहरा विरका पुलिस ने उसके बाद जो है फिर मॉडल टाउन पुलिस को इतला की। यहाँ से फिर ये टीमें मॉडल टाउन पुलिस की नौशहरा विरका पहुंची और बच्ची की जो लाश है उसको तहवील में लेकर DHKU अस्पताल मुंतकिल कर दिया और उसके बाद इसका जो है अभी पोस्टमार्टम ठीक हो गया। बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर डिटेल्स। मुदस्सिर बुखारी साहब इस वक्त गुजरांवाला से हमारे साथ मौजूद, इस वाक़े के हवाले से हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे। ख़वातीन आगे बढ़ते हैं और गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, जहाँ पे मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाली आफात का सिलसिला जारी है। और शिशपर ग्लेशियर की बात की जाए तो वहाँ से आने वाली झील फटने से सैलाब ने हसनाबाद नाले को तहस नहस कर दिया। कराकोरम हाईवे का एक हिस्सा बहा ले गई और अवामी और निजी अमलाक को तबाह कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम ने इस वाक़े को 2018 के बाद का सबसे शदीद वाक़या करार दिया और सैलाब ने हुंजा की बड़ी आबादी के लिए मरकज़ी जो राब्ता सड़क है वो मुनक़ता हो गई और ट्रैफिक को मुर्तज़ाबाद से सॉस वैली रोड की तरफ मोड़ दिया गया। और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट किरण कासिम। थैंक यू किरण फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हमने कल भी ये स्टोरी शेयर की थी, हमें बताएं इस वक्त क्या सूरत हाल है? शिशपर ग्लेशियर पिघल रहा है, कितने सयाह वहाँ पर मौजूद हैं, कितने फंसे हुए हैं? थैंक यू सो मच एबीएन न्यूज़ का भी शुक्रिया जो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है इस वक्त। बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान जो है इस वक्त काफ़ी मौसमियाती तब्दीली के जद में है और मौसमियाती तब्दीली की वजह से यहाँ पे जितने भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उससे ना सिर्फ आवाम मुतासिर हो रहे हैं बल्कि यहाँ के जो आने वाले जो सयाह हैं जो अंदरून मुल्क से और बैरून मुल्क से जो सयाह गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं वो भी इस वक्त शदीद मुतासिर हुए हैं। इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू अभी हुंजा में आ रहा है क्योंकि हुंजा बहुत ज़्यादा एक सयाहती मकाम, सयाहती लिहाज से भी एक मुनफरिद मकाम हासिल है। वहाँ पे सयाहों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है और उस दिन जब हम हुंजा गए थे शिशपर ग्लेशियर पर हमने जब विजिट किया तो वहाँ पे बहुत सारे सयाह भी मौजूद थे और वो काफी हमें परेशान भी नजर आ रहे थे क्योंकि शिशपर ग्लेशियर वक्तन फौक्तन वो पिघलने का उसका सिलसिला जो है वो जारी है। और कल भी शिशपर ग्लेशियर जो था वो फटने से हसनाबाद नाले में तुगयानी आने की वजह से वहाँ के जो मकीन है, वहाँ की जो आबादी है वो शदीद मुतासिर हुई है। अच्छा किरण, मुझे शॉर्टली ये भी बताइएगा कि शिशपर का जो ये ग्लेशियर है इससे पिघलने से राब्ता सड़कें भी मुतासिर हुई हैं, सो उनकी बहाली का काम कहाँ तक पहुँचा और कब तक उनको बहाल किया जाएगा? जी बिल्कुल। शिशपर ग्लेशियर से जो सड़क सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है वो केकेची मुतासिर हुई है। शहर कराकोरम जिस पे पाक चीन सरहद की जो तिजारती हब भी हम समझते हैं, उससे तिजारती राब्ता भी होता है, सयाह भी वहाँ पे आना जाना होता है। वहीं एक रोड है जो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। बल्कि ये कहा जाए कि उसका एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर वो कटाव के जद में आया है जहाँ से अभी ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है और मुतबादिल रास्ता अपनाया है लेकिन वो काफ़ी दुश्वार गुजार भी है। वो उस पर काफ़ी यानी आवाम को मुश्किलात का सामना भी है और जो सयाह है वो उस रास्ते का उनको पता भी नहीं है।
तो काफी वहाँ पे इश्यूज का सामना है इस वक्त। शॉर्टली ये रास्ता जो मेरा सवाल था कब तक बहाल होगा, इस हवाले से कोई इत्तला आई है, कोई डेडलाइन दी गई है? इस हवाले से अब तक कोई डेडलाइन नहीं दी गई और है। काम भी नहीं जारी हुआ अभी तक? काम का अभी वहाँ पे कोई खास वहाँ पे काम स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि शिशपर ग्लेशियर जो है वो वक्तन फौक्तन जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो पिघल रहा है। चलें, सही हो गया। किरण कासिम, थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अब जैसे जैसे जब ये रास्ता बहाल होगा, जो कुछ सूरत हाल डेवलप होगी, उसके साथ हम शेयर भी करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुल्क की सियासत पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब मुल्क की सियासत की बात करेंगे जो कि अभी भी 9 मई के इर्द गिर्द घूम रही है, और इस हवाले से हम इन डिटेल इस सेगमेंट में बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उससे पहले मैं कुछ सुनवाना चाहता हूँ। कुछ ऑपरेशन के हवाले से भी बात की है असद कैसर साहब ने, और वो कह रहे हैं कि इस तरह का ऑपरेशन नामंजूर होगा जो KPK में अगर गवर्नमेंट की जानिब से किया गया। अब ज़रा सुनते हैं असद कैसर साहब क्या कहते हैं। हम किसी तौर पर अपनी सूबे में ऑपरेशन नहीं चाहते, न ऑपरेशन चाहते हैं, न करने देंगे। आप हमारे ऊपर ऑपरेशन कर करके हमें रोजगार क्यों नहीं देते, हमें कारोबार क्यों नहीं देते? आप हमारे लिए रोजगार के मौके दे ताकि एक्सट्रीमिज्म को शिकस्त हो। इसलिए इसके बारे में हमारी क्लियर पॉलिसी है पार्टी की। बिल्कुल जी, ये आपने देख लिया कि असद कैसर साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन इस तरह का बिल्कुल नामंजूर है, और साथ ही साथ कल भी 9 मई के केसेस में सजाएं सामने आई हैं, नाअहलियाँ हो रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही अब मैं एक हुकूमती मौक़िफ़ भी आपको सुनवाना चाहती हूँ, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे बिजली की कीमतों से रिलेटेड। तो सुनिए ज़रा अवैस लगारी साहब ने कल क्या कहा है। हुकूमत इसका बोझ संभाल रही है और उनको बहुत सस्ती बिजली दे रही है। हमने जो पिछले 9 महीने के अंदर बिजली की अंदर कमी की, तो इन कंज्यूमर्स के लिए जो 200 से कम है, हमने तकरीबन 60% बिजली की कीमतों में मजीद कमी की है। बिल्कुल ऐसी है, ये बिजली की बात भी होगी, और प्रोग्राम में हम थोड़ा सा मेरे ख्याल पाक भारत कशीदगी के हवाले से बात करेंगे, जिसके हवाले से एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ लबकुशाई किया। ये सुनते हैं वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान पे भारत ने एक रात के अंधेरों में एक ऐसा हमला शुरू किया, एक ऐसा जंग छेड़ा। ये फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान ने ये जंग शुरू नहीं किया था, लेकिन मुकम्मल आपने किया था। पाकिस्तान के नौजवान बच्चे जो सोशल मीडिया पे अपने मुल्क का पैगाम, अपना सच दुनिया के सामने पेश किए थे, तमाम सियासी जमातों ने, तमाम कुव्वतों ने अपने मुश्किलात, अपने इख्तलाफात भूल के अपना मुल्क का दिफा किया। मोदी या भारत दरिया के ख़िलाफ़ या हमारा सिंधु पे हमला करने के ऐलान करता है, चाहे वो पाकिस्तान के अवाम हो, चाहे वो भारत के अपने अवाम हो, वो उनके हुकूमत का इस फैसले के ख़िलाफ़ है। जी, तो ये बिलावल भुट्टो साहब जो कह रहे थे वो आपने सुन लिया, और इन तमाम तर डिस्कस करेंगे मामलात को आज के इस सेगमेंट में। और हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर एनालिस्ट एंकर पर्सन इफ्तिखार शराजी साहब ने मैं ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो हम आगाज़ भी शुरू भी वहीं से कर लेते हैं जहाँ से बात हुई थी ऑपरेशन की। तो जो असद कैसर साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन की इजाज़त तो बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी, लेकिन आपको लगता है कि ये सिर्फ ज़बानी कलामी मुमकिन हो पाएगा? देखिए, मेरा ख्याल में उस सूबे के अंदर एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 4 मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं, बिलखसूस साबिक फाटा के इलाके में। इस वक्त जो डिस्टर्बिंग सूरत हाल है वो उधर तो है ही है, लेकिन उससे ट्रैवल करके अब सेटल्ड एरिया तक पहुंच गई है। वो कि डेर इसमाइल खान हो, बन्नू हो, लकी मरवत हो, यहाँ तक कि करक के इलाके भी इससे मुतासर हो रहे हैं। लेकिन यकीनी तौर पर एक बड़ी जमात के तौर पर जो सवाल उठा रही है वो इतना भी गलत नहीं है। आपने जब अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर को फेंस कर दिया है, वहाँ पे हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल कैसे हो रहे हैं। आपने देखा है कि कल का रोज़ भी बाजोड़ के अंदर एक जिरगा हुआ जिसमें मकामी लोगों ने गोया के कहा कि वहाँ पे मौजूद दहशतगर्दों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो इनकार कर रहे हैं। तो एक मैं समझता हूँ कि 3-4 हज़ार की तादाद में अगर एक इलाके में मौजूद हैं और जिनकी तादाद के बारे में भी पता है,
अब उनको बजाय ये है कि आप कहीं एलिमिनेट करने के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप कर्फ्यू लगाएं, लोगों की ज़िंदगी को मुतासर करें। इससे पहले साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान के लोग बेघर हुए, कैंपों में रहे। सवात के अंदर आपने देखा होगा, याद होगा आपको, किस तरह इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए लोग। तो मेरा ख्याल है कि लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा भुगता है, उनके रोज़गार गए हैं, उन्होंने अपने घरों को छोड़ा है। तो ये बार बार का जो फेलियर है, हुकूमत वक्त को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मुल्क की दिफा के नाम पे इस तरह के एक्शंस लें कि जो बजाय प्रोडक्टिव रादर काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो, कि जिससे दहशतगर्दी का स्केल भी बढ़ जाए और लोगों की ज़िंदगी मुतासर हो। तो मेरा ख्याल में वहाँ के लोग जो एहतजाज कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो सलूशन दे रहे हैं आपको कि अगर ये मसला हल करना है तो उसका तरीका ये भी हो सकता है कि मकामी लोगों को, कबायली रहनुमाओं को, वहाँ के माहिदीन को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल में हुकूमत वक्त को उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए, वरना एक सूबे की हुकूमत अगर वहाँ की बड़ी जमात मुखालफत करेगी तो ये ऑपरेशंस भी कामयाब होने के इम्कानात इसके और कम हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा शराई साहब, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। मुझे सिर्फ ये भी बताइएगा कि हमारी गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ पॉलिसीज डिफाइन करनी चाहिए। पिछली गवर्नमेंट आती है, उसकी अलग पॉलिसी होती है, अगली गवर्नमेंट आती है, अलग पॉलिसी होती है। किसी का पंप गिरा दिया जाता है, किसी की इमारत गिरा दी जाती है, कहीं पे मस्जिद को गिरा दिया जाता है, कहीं पे ऑपरेशन बार बार स्टार्ट किया जाता है। तो हमें अपनी इन पॉलिसीज पे तो आई थिंक सो एक वन लाइनर पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की। बिल्कुल, मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ कि एक तो ये कि अगर ये डिबेट होती है कि गुड तालिबान, बैड तालिबान, तो मेरा ख्याल में ये बातें हवा में तो नहीं होती। यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ तो ग्राउंड रियलिटीज इसके साथ मैच करती होंगी, तो तभी ऐसा है। दूसरा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक मरहले पे तो आपकी पॉलिसी ये होती है कि आपने इन लोगों को मेन स्ट्रीम करना है, इनके साथ गुफ्तगू करनी है, इनको एंगेज करना है। उसके नतीजे में आप उन लोगों को बाज़ औक़ात ले भी आते हैं। अब आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान के अंदर नेटो और अमरीकी वहाँ से गए, उसके बाद ख्याल ये बताया ये जाता है कि कम से कम 35 से 37 हज़ार लोग ऐसे थे कि जिनको वापस लाया गया और ख्याल ये था कि इनको मेन स्ट्रीम किया जाएगा। तो मेरा ख्याल में इस हवाले से या तो होम कर आपका बेहतर नहीं था, या आप समझते थे कि जी वक्ती तौर पर फैसला कर लीजिए, बाद में देखा जाएगा। तो वो फैसला कितना हमारे लिए ख़तरनाक साबित हुआ है कि हम उन लोगों को ले आए, आप जिनके बारे में हमें पता नहीं है, ना हम उनको मेन स्ट्रीम कर सके और ना उनके खिलाफ हम उनको मौसर एक्शन कर पाए। तो पॉलिसीज़ के अंदर एक तसलसल होना चाहिए और उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके फैसले करने चाहिए। गोया कि सूबों की हुकूमतें, वफाक और साथ में पार्लिमान के अंदर इसको डिबेट किया जाए, इसके प्रोज एंड कॉन्स को देख के फैसले किए जाए। अगर आइसोलेशन में कोई इदारा करता है या फ़र्द वाहिद करता है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे फैसले कभी भी सूदमंद साबित नहीं होते। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये बड़े वेल थॉट डिसीजन होने चाहिए और परमानेंट होने चाहिए। बिल्कुल। इफ्तिखार साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और कल भी 9 मई के केसेस में सजाएं हुई हैं, नाअहलियाँ हुई हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए हैं। लेकिन आपको लगता है कि अब पीटीआई वालों को इस तरह से, क्योंकि वो बॉयकॉट का भी कह रहे हैं कि वो भी करेंगे, मैदान खुला छोड़ देना चाहिए हुकूमत के लिए? शॉर्टली सर, मैं तो समझता हूँ मैदान तो कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और इससे पहले भी सियासी जमातों के लिए मुश्किल हालात पैदा होते रहे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, लेकिन एक जस्टिस स्ट्रगल को जारी रखना चाहिए। और वो समझते हैं अगर कि वो इस वक्त अवामी मैंडेट के साथ आए हैं। ठीक हो गया शराई साहब, सॉरी टू कट यू, हमारे पास वक्त थोड़ा सा खत्म हो जाता है। थैंक यू जानेगा से इफ्तिखार शराई साहब हमारे साथ मौजूद है। खवातीन साथ यहाँ पे वक्त हो जाता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन उज़्ज़ात। हमारे पास बहुत ही अच्छी खबर है जो कि पाकिस्तानी नौजवानों ने पूरे पाकिस्तान को दी है। पाकिस्तानी नौजवान फुटबॉल टीम बेटर फ्यूचर पाकिस्तान ने नॉर्वे कप अंडर-15 चैंपियनशिप 2025 जीतकर मुल्क के लिए तारीख रकम कर दी। फाइनल में ग्रीन शर्ट्स ने नॉर्वे के मकामी क्लब को शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 2-0 से शिकस्त दी। अहमद अली और अवैस ने फैसला कुन गोल स्कोर किए, जबकि टीम ने पूरे मैच पर महारत और खुद एतमादी के साथ गिरफ्त कायम रखी। दिफाई हिकमत अमली इतनी मजबूत रही कि मुखालिफ टीम को वापसी का कोई मौका ना मिला। बेटर फ्यूचर पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के दौरान कुल 9 मैचेस खेले और तमाम में कामयाबी हासिल करके नाकाबिले शिकस्त रहने का एजाज़ भी अपने नाम किया। बिल्कुल, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद हंसला, प्लेयर हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले हमें ये बताएं कि पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहना, क्या प्लानिंग्स थी आपकी इस सारे टूर्नामेंट के पीछे?
देखो, ये हमारा सिलसिला 6 महीना पहले से था। पहले शुरू से हमारा यही था सिलसिला कि पहले ट्रायल हुए, फिर हम सेलेक्ट हुए, फिर हमारा सिलेक्शन हुआ। ट्रायल में 200 प्लेयर शिरकत हुए, उससे 60 का स्काउट हुआ, फिर 20 का, ऐसे ही तब जाके हमारा स्क्वाड बना। तो जाहिर सी बात है, कोचों ने 6 महीनों का मेहनत की है, तब जाके अल्लाह ने मेहनत हमें दी। तब जाके अल्लाह ने ये कामयाबी हमें हासिल की। दैट्स वेरी ग्रेट हंसला। और मुझे ये भी बताइएगा कि इस पूरी टीम में पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों से लोग शामिल थे, प्लेयर शामिल थे, और ज़्यादा टैलेंट तो हमें देखा है कि केपी से आता है या फिर लियारी से आता है। आप बताइएगा कि जो 11 की टीम थी वो कहाँ कहाँ से थी? 11 का सॉरी नहीं था, 17 का स्क्वाड था। 17 का स्क्वाड, बैग यू उसमें से पार्डन। 11 11 की क्रिकेट टीम होती है, 11 खेलते हैं। यस 11 खेलते हैं, जाहिर सी बात है चेंजिंग तो होते हैं। वैसे 11 प्लेयर लियारी के थे और 2 प्लेयर पेशावर के थे, 1 प्लेयर डेरा इस्माइल गाजी खान, ऐसी कुछ जगह का नाम था, और 1 बन्नू का था, और 2 मल्लीर के थे। ऐसे पूरे पाकिस्तान से टीम बना है। सही। सही। अच्छा हंसला, ये बताएंगे क्योंकि जो आपके ओपोनेंट थे, जो आपकी खरीफ टीम थी, उसने एक भी गोल नहीं किया, और कितना आपका हौसला उस टाइम बढ़ा, और क्या उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी? नहीं, हमारा प्लानिंग बहुत अच्छा था। हमारे कोचों ने हमारे पर बहुत अच्छा प्लान रखा था। देखो, हमारे सामने जो टीम था वो बहुत टफ टीम था, फाइनल में भी। तो शुरू में हमने शुरू में ही हमने स्कोर निकाला, तो दूसरे हाफ में हमने एंड में स्कोर किया। ठीक हो गया। और ये भी हंजला मुझे साथ ऐड कीजिएगा कि ये आपकी दिफाई हिकमत अमली थी, आप मुसलसल, क्योंकि 9 मैचेस आपने जीते हैं तो अटैक पे जीते हैं। ये हमने अटैकिंग में जीते हैं, हमारा फुटबॉल ही अटैकिंग का था बेसिकली। सही। तो हंसला, ये बताएं कि आप किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, क्या प्रोसेस होता है आपका? अपने हवाले से तो बताएं ट्रेनिंग रूटीन। मैं अपने हवाले से तो बता, या टीम हवाले से तो हमारा प्रोसेस तो 6 महीने पहले से चल रहा था। हमें हर रोज ट्रेन किया जाता था। शुरू में हमें हर रोज ट्रेन किया, फिर हमारा कैंप लगा मल्लीर में, फिर 5 दिन का कैंप, उसमें प्लेयर सेलेक्ट हुए, तो वहां से फिर कैंप लगा। लास्ट कैंप में प्लेयर स्काउटेड हुए थे टूर्नामेंट के लिए, जो कि हमें बहुत टफ ट्रेनिंग किया गया था, सुबह और शाम। अच्छा हंसला, मुझे ये भी बताइएगा कि थोड़ा सा, क्योंकि हम जब देखते हैं बेटर फ्यूचर की बात की जाए या फिर स्ट्रीट चाइल्ड चिल्ड्रंस की बात की जाए, वो भी जाते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत कमाल परफॉर्म करते हैं। सो क्या वजह है कि ये परफॉर्मेंसेज हमारी नेशनल टीम में क्यों नहीं होती? इसकी क्या वजह है? देखो, नेशनल टीम में तो अगर आप बाहर मुल्कों की बात करें, नेशनल टीम सेलेक्ट होता है डोमेस्टिक लीग से, जो कि हर मुल्क के अंदर एक प्रीमियर लीग चलता है, वहां से प्लेयर चुना जाता है। और यहाँ पे प्रीमियर लीग ही नहीं है, कहाँ से प्लेयर सेलेक्ट हो रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में। सही। तो अभी नेक्स्ट आपके क्या प्लान्स हैं हंसला? क्या आप करने वाले हैं? किस तरह की ट्रेनिंग आपकी हो रही है नेक्स्ट मैच के हवाले से? तो हम तो मेहनत कर रहे हैं, मगर हमारा गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारे प्रीमियर लीग जो डोमेस्टिक लीग चलता है पाकिस्तान के अंदर, ये हमारा खोल दे। ठीक हो गया। हमारे साथ हंसला, आप हमारे साथ रहेगा। हसनैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस 17 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा थे। हसनैन, सबसे पहले तो आपको भी मुबारकबाद। आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, नॉर्वे में जाके खेलना, फिर पाकिस्तान का सब्ज हिलाल परचम बुलंद करना? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन उमर है। हमारा तो मतलब एक ड्रीम था ना कि हम यूरोप जाके खेले, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तान के लिए हमें खेलना था और हमने खेल के दिखाया, और सब लड़कों ने बहुत मेहनत की अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, और अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी और हम गोल्ड मेडलिस्ट हो गए यूरोप के अंदर। सही। तो हसनैन, ये बताएं कि किस तरह की ट्रेनिंग आप करते हैं? हंसला ने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है हमारे साथ। जी, ट्रेनिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम सुबह शाम करते थे, खुद भी करते थे। फिर जब कैंप लगा, हमने कैंप में भी की, सुबह शाम अपनी मेहनत की। तो बहुत से लड़के थे, सबका एक दूसरे के साथ कंपटीशन था, वो कहे मैं आऊँ, वो कहे मैं आऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी, कुछ 17 जनों को इज्जत बख्शी, जो 200-300 जनों में 17 जनों का। तो ये तो एक नसीब की भी बात होती है। तो और बंदे, इंसान की अपनी मेहनत भी होती है, प्लेयर की अपनी मेहनत भी होती है। और कोच बैठे थे, कोच देख रहे थे, सुन रहे थे प्लेयरों को, और अल्लाह ने हमें इज्जत। ठीक हो गया। हंसला, मुझे ये बताइएगा कि बेटर फ्यूचर पाकिस्तान के जो जितने भी खिलाड़ी हैं या फिर इनकी मैनेजमेंट है, क्या ये कोई और इवेंट भी प्लान कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले कोई बैनुल अक़वामी इवेंट्स हैं जो कि आप लोग खेलने जा रहे हैं? ये तो हमारे यहाँ के तो नहीं, हमारे बाहर के जो स्पॉन्सर है नॉर्वे के, ये तो बहुत कोशिश करते हैं कि हम आगे मजीद हमें अच्छे जगह पे टूर्नामेंट खेलने का मौका मिले। यहाँ के गवर्नमेंट तो नहीं। सही।
सही, हंजिला एंड हसनैन हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। और जिस तरह बता रहे थे कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, ट्रेनिंग्स भी करते हैं दिन रात सुबह शाम, तो ज़ाहिर है इस तरह के बच्चों को जितना आप अप्रिशिएट कर सकते हैं उतना करें। और यहाँ पर लेंगे हम एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज नौजवानों का आलमी दिन भी है और आलमी दिन के मौका पर हमारे साथ नौजवान भी मौजूद हैं। इससे पहले भी नौजवान मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था और अब भी एक ऐसे ही नौजवान मौजूद हैं। पहले उनका इंट्रो करा देते हैं। हुंजा गुजाल से वो ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तानी बाइकर हैं। अब्दुल बासित ने तारीख रकम कर दी है। उन्होंने बीजिंग चीन से इस्लामाबाद तक का सोलो मोटर बाइक का सफ़र किया है और 14 जुलाई को शुरू होने वाला ये कैपिटल टू कैपिटल सफ़र 22 दिनों में मुकम्मल हुआ, जिसमें उन्होंने 6100 किलोमीटर का फासला तय किया। ये सफ़र ना सिर्फ बर्दाश्त हौसले का इम्तिहान था बल्कि पाक चीन दोस्ती को फ़रोग देने के लिए भी एक अलामती काविश भी थी। और आज हम उन्हीं से उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे। बिल्कुल ऐसी है। गज़ल ने जिस तरह कहा कि आज नौजवानों का आलमी दिन है, तो पाकिस्तान में 60% नौजवानों की आबादी है। हाँ, और ये अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आती है, चैलेंजेस भी लेके आती है। और यही आपने देखा होगा कि हमारे मॉर्निंग शो में भी गाय बगाए नौजवान ही आते हैं और अपनी कामयाबियों के वो किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल बासित सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज बड़े खास दिन में आप यहाँ पे मौजूद हैं और वो भी इतने दूर से। बीजिंग से आप इस्लामाबाद आए। गज़ल ने बताया कि आपने 6000 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र किया। अपने सफ़र के हवाले से बताइए, कितना अरसे से प्लान कर रहे थे और एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, या एक ही दफ़ा प्लान किया और एग्जीक्यूट भी कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल बासित है और मेरा ताल्लुक़ हुंजा गुजाल खुदाबाद से। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया ABN का कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं अपना मिशन को नौजवानों के बीच में जो इंट्रोड्यूस कर सकूं। तो मैंने इस मिशन का आगाज़ 14 जुलाई 2025 को किया था और 4 अगस्त 2025 को इस्लामाबाद में ख़त्म हुआ था, कैपिटल टू कैपिटल बीजिंग से इस्लामाबाद का। और ये 21 दिन का सफ़र था। 21 दिन लगे ना? 21 दिन लगे टोटल। सही। तो आप मुझे ये बताएं अब्दुल बासित कि आप सोलो सफ़र करते हैं तो किसी तरह की मुश्किलात, परेशानियाँ कुछ भी नहीं हुई, कोई चैलेंजेस? चैलेंजेस तो बहुत सारे सामने आते हैं, लेकिन अल्लाह का नाम लेके जो निकलते हैं उनके लिए मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। जब भी मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा, मैं अपना पाकिस्तान का परचम जो है उसकी तरफ देखता था और मैं कहता था कि पाकिस्तान का परचम को लहराना है और मुझे इस्लामाबाद पहुंचना है और सबको कहना है कि हम चाइना से प्यार करते हैं और चाइनीज़ हमसे प्यार करते हैं। दैट्स वेरी ग्रेट। और जिस तरह मैंने पहले सवाल के जवाब में आपसे पूछने की कोशिश की थी कि ये कुछ अरसे की प्लानिंग थी, कुछ सालों की प्लानिंग थी, कुछ महीनों की प्लानिंग थी, जिसके बाद आपने ये एग्जीक्यूट किया। यह सोचने में और दिखने में बहुत ही कम 21 दिन का सफ़र है, लेकिन इस पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि वो हमें बताइए। मैंने जब सर्च किया तो उसमें तकरीबन मैंने अपना रूट 5-6 दफ़ा चेंज किया, कोई 4-5 महीने लगे। इस पे बहुत सोचा, मैंने हर चीज़ का सामना किया और इवन जहाँ पे रेगिस्तान था कितना चलूँ और जहाँ पे बारिश होगी तब मैं मैं 5 घंटे का अपना जो है 500 किलोमीटर का कोई रूट बना रहा हूँ। अगर बारिश हुई तो 400 किलोमीटर चलना पड़ेगा, फिर मैं कहाँ रहूँ, कहाँ ठहरूँ। तो इस सिलसिले में मुझे तकरीबन 4-5 महीने लगे ये रूट बनाने में और मुझे ये सब अपना जो है कितने पैसे लगेंगे, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं कैसे चला जाऊँ, और इन चीज़ों पे 4-5 महीने लगे थे मुझे। तो किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं थी आपके साथ? नहीं, किसी किस्म की नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना जेब खर्चा जो है वो बचा के बाइक लिया। उसके बाद मैंने जो है अपना सफ़र का आगाज़ किया। और ये जो खर्चे की बात है, पेट्रोल की बात है, ये जो आपने एस्टीमेट लगाया था उसी के अंदर हुआ या फिर कुछ एक्स्ट्रा आपको भी अखराजात करने पड़े? इसमें थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि मैंने बाइक पे सामान ज़्यादा रखी थी और हाईवे पे बाइक तेज़ चलाना होता है और जब तेज़ चलाते तो तेल ज़्यादा खाता है और सामान ज़्यादा थे। मैंने 100 स्पीड के अंदाजे से तेल का खर्चा लगाया था और सामान का तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो उस लिहाज से थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना मिशन कंप्लीट किया। सही हो गया। तो अभी इसके बाद भी आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरह से अभी आपने कैपिटल टू कैपिटल सफ़र किया है?
मेरा सोच और मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपना पाकिस्तान का ये परचम जो है इसको लहराते हुए पूरा दुनिया घूमूं और लोगों को बताऊं कि हम पाकिस्तानी हिम्मत वाले कौम है और अमन परस्त कौम है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा बासित, आप क्योंकि बीजिंग से इस्लामाबाद आए, बहुत लंबा सफ़र था, कुछ खुशगवार यादें भी होंगी, कुछ ऐसी यादें होंगी जिनको आप याद भी नहीं करना चाह रहे होंगे, कुछ ऐसे लम्हात हैं जो बड़े आपके लिए ऐसे थे कि जो आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे? ऐसा तो नहीं कि मैं कभी याद नहीं रखना चाहता। अच्छा। क्योंकि मैंने हर मुश्किल को अपना साथी बनाया। इवन मैं बाइक पे एक्सीडेंट हुआ, मैंने कहा कि अगर मैं एक्सीडेंट नहीं होता, मुझे चोट नहीं लगती, तो मुझे इस ट्रेवलिंग का मज़ा ही नहीं आता। तो ट्रेवलिंग में जो है हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। और इवन जो मैं कभी नहीं भूलने वाली चीज़ें यही है कि मैं रेगिस्तान से चल रहा था, हम एक पहाड़ी पे निकले। अच्छा। मैं और मेरा बाइक, उसके बाद मैं और मेरा बाइक हम दोनों पहाड़ी पे निकले। तो वहाँ से रास्ता था, मैंने बाइक रोक के एक नज़ारा किया। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई अमेरिकन मूवी में जो है या HD मूवी देख रहा हूँ। मैं सच में यहाँ पे नहीं हूँ, कोई मूवी देख रहा हूँ। अच्छा। एक साइड से ट्रक चल रहे, दूसरे से गाड़ियाँ, और मैं जैसे आगे कदम बढ़ा रहा हूँ एक्सीडेंट गाड़ियाँ नज़र आ रहे, कोई गाड़ी ख़राब है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे हूँ या कोई मैं ख्वाब देख रहा हूँ या कोई मूवी देख रहा हूँ, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। सही। तो जहाँ जहाँ आप रुके या फिर आपने थोड़ा स्टे किया, वहाँ के मकामी लोगों का रिस्पांस, फीडबैक कैसी थी आपके लिए? माशाल्लाह से पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा है उनका। जैसे मैं एक दिन बारिश में भीग रहा था तो मैंने बरसाती पहना, हवा इतनी तेज़ थी कि वो बरसाती पूरी फट गई। फिर मैंने उसके ऊपर प्लास्टिक पहना, वो भी फट गई और मैं पूरा भीग गया था। एक सर्विस स्टेशन पे गया और उधर चाइनीज़ ने मुझे देखा और मुझे कहा बरसाती क्यों नहीं पहना। मैंने कहा बरसाती तो पूरा फट गई है, तो अभी यहाँ कहीं से लेने के लिए जगह नहीं है। तो उन्होंने अपना बरसाती ढूंढ के जो है ना मुझे दिया। और सब ने मुझे कहा कि इधर से इधर तक कितना रास्ता है और इधर से इधर जाओगे तो फिर आपका जो है बारिश कम होगा। उन्होंने पूरा बताया। इस तरह जिस किसी ने भी मुझे देखा, मुझे प्यार से पेश आए, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब ने मुझे प्यार दिया रास्ते में। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप रास्ते में आए, जिस तरह आपने बरसाती का जिक्र किया, इसी तरह से बहुत सारी रातें आपने 21 रातें रास्ते में गुजारी हैं। सो उस हवाले से कुछ कैंपिंग करते थे या किसी भी जगह पे आप जाके होटल पे स्टे करते थे, लोगों के घरों में करते थे, उसका क्या प्लान था? मैंने पहले यही सोचा था कि अगर रास्ते में रात हो गई तो मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने एक छोटा सा टेंट लिया था अपने साथ और तेल वगैरह हर चीज़ मैंने लिया था, जो भी रास्ते में चाहिए होता है। मेरे 3 डब्बे थे बाइक के पीछे और बड़ा बैग, हर चीज़ जो है रास्ते की चीज़ें थे और गैस चाय के लिए हर चीज़ रखा था। तो जब भी रास्ते में रात होती थी मैं जो है अपना टेंट लगाता था, अगर होटल दूर है तो, और मैं वहाँ पे सोता था। और बाहर मैंने बाइक पे लगाया हुआ था कि मैं जो है ये कैपिटल टू कैपिटल कर रहा हूँ। जिस किसी ने भी देखा जो आके मुझसे तस्वीर मांग रहे थे या जो है कह रहे थे खाना खाया है, मतलब मुझसे कुछ चाहिए तो नहीं, मुझसे सारे लोग पूछ रहे थे। सही। अभी आपने खाने की बात की है ना, तो खाने का बीच में भी आपको प्रॉब्लम रही है कि वहाँ का खाना मैं किस तरह से खाऊं, क्योंकि ज़ाहिर है डिफरेंस तो होता है। मेरे लिए तो अभी कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि मैं चाइना में 9 साल से हूँ, तो मैं आदत हूँ। बेशक कुछ जगहों में जो है खाना नहीं मिलता था। इवन मैं कभी सिर्फ सुबह नाश्ता करके बाइक पे चलता था और रात को डिनर नसीब नहीं होता था। मैं बहुत थकता था। बाहर जाके खाना खाने से बेहतर है कि मैं सो जाऊं और सुबह कॉफ़ी पीऊं। तो मैं भूखा सोता था और इस तरह मैंने जो है मिशन कंप्लीट। लास्टली मुझे ये बताइएगा कि चाइना की तो हमने बात की है, पाकिस्तान का रिस्पांस कैसा था फ्रॉम हुंजा टू इस्लामाबाद? मैं सच कहूँ तो पाकिस्तान का जो कस्टम है सुस्त में बहुत ही बुरा है। वहाँ पे ड्राई पोर्ट पे कस्टम का डीसी साहब बहुत अच्छा है। उसके बाद एक था उनका सीनियर बहुत अच्छा था, लेकिन उनके बाद 2 इंस्पेक्टर थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। मेरा एनर्जी, मैं जितना चाइना में थक के जो है, मतलब मैंने बाइक रोक के मैंने कहा था कि मैं जल रहा हूँ। मैंने एक दफ़ा चीखा भी है कि जल रहा हूँ पूरा, तकरीबन 45 to 50 था।
लेकिन उधर इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितना अपना मुल्क आके अपने मुल्क में जो है मुझे तंग किया, अपने मुझे मुल्क में बहुत तकलीफ आपको हुई है। तंगी फील हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि यही आइंदा इनको तंगी हाँ, फील इसको नहीं होगी। होगा, क्योंकि यही नौजवान है, आपका मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क का और नाम रोशन करने वाले। थैंक यू सो मच अब्दुल बासित फॉर योर टाइम। Thank you. यहाँ पर लेंगे हम ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पे जो तिब की दुनिया में तेज़ी से बदलते रुझानात को की अक्कासी करता है। मैं बात करूँ ओपन सर्जरी या फिर लेज़र सर्जरी। आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों तरीके इलाज में क्या फ़र्क है, कौन सा तरीका ज़्यादा महफूज है, कम तकलीफ दे है और जल्द सेहतयाबी देने वाला है, और किस सूरत हाल में कौन सा तरीका बेहतर साबित हो सकता है। आज हमारे माहिर अमराज आपको इन दोनों ऑप्शंस के बारे में तफसील से बताएंगे ताकि आप अपनी सेहत के हवाले से बेहतर फैसला कर सकें। और इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सर से सवालात भी कर सकते हैं। 051-890-1008 ये हमारा नंबर है, और दूसरा नंबर है 051-2624-946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और आपको अगर कोई क्यूरी है तो उसका हम आपको अपने एक्सपर्ट से जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली और हमें इन स्टूडियो ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर अरसलान शरीफ मलिक साहब, जनरल सर्जन है। मच फॉर योर टाइम। जिस तरह से हसनैन ने बताया अपने इब्तिदा में कि क्या फ़र्क है बुनियादी, वैसे तो हमें नॉर्मल पता है कि एक लेज़र सर्जरी किस तरह से होती है या फिर दूसरी, लेकिन आप विच वन इज़ बेटर? अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका और आप चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया। असल में बेसिकली बात यह है कि डिपेंड्स ऑन केस टू केस। ओवरऑल जनरली स्पीकिंग लेज़र सर्जरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें सबसे बड़ा ये पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ज़ख़म छोटा होता है, उसको पेशेंट को पेन कम होती है, हॉस्पिटल स्टे इसमें कम है मोस्टली, और रिकवरी जल्दी होती है, पेशेंट जल्दी अपनी रूटीन में वापस चला जाता है। जो ओपन सर्जरी है उसमें कट बड़ा होगा तो उसकी वजह से पेन भी ज़्यादा होती है, हॉस्पिटल स्टे यूजुअली ज़्यादा होता है उसमें, और पेशेंट की रिकवरी टाइम उसमें ज़्यादा है। लेकिन उसमें यह है कि जो डाउन साइड है, एक तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस के अंदर नॉर्मली जो है ओपन सर्जरी इज़ सेफ, जनरली स्पीकिंग, एंड कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा को उसमें जो जिसमें पहले सर्जरी हुई हो, स्पेशली पेट की सर्जरी बहुत ज़्यादा हुई हो या डिज़ीज़ बहुत एडवांस्ड हो, उसमें भी ओपन सर्जरी जो है वो निस्बतन सेफ समझी जाती है। और जो मरीज़ हैं उनके लिए भी कौन सी सर्जरी को ज़्यादा वो महफूज समझें, मतलब वो किस तरह से बाइफर्केट करेंगे? अगर पहली सर्जरी है तो वो लेज़र से करवा लें, या फिर बहुत ज़्यादा मल्टीपल सर्जरीज करवाई हैं तो वो फिर ओपन सर्जरी करवाएं? जी बिल्कुल, जनरली तो यही है। बेस्ट तो आपका डिसीजन आपका मॉलेज ही ले सकता है कि आपके केस में क्या सबसे बेहतर चीज़ है, बट जनरली स्पीकिंग अर्ली सर्जरी जो है वो लेप्रोस्कोपी ही से बेहतर है। दूसरा ये है कि जो कॉम्प्लिकेशंस जिसमें ज़्यादा हो चुकी हैं तो उसमें ओपन सर्जरी इज़ जनरली सेफ़र। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की ट्रेनिंग भी जिसने हासिल की हो उसका अपना एक लर्निंग कर्व है, तो वो एक एडिशनल फैक्टर है कि जो बंदा, जो डॉक्टर या मालिक जो लेप्रोस्कोपिक ट्रेंड हो तो उसके हाथ में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ज़्यादा सेफ़ है निस्बतन उसके कि जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि हमारे पाकिस्तान में लेज़र सर्जरी इस वक्त कितनी ज़्यादा कॉमन है और लोग उसकी तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, लेज़र सर्जरी जिस तरह दुनिया में इस वक्त कॉमन है उसी के ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं। वी आर ऑलमोस्ट एट पार विद मॉडर्न वर्ल्ड। जैसे कि पित्ते की जो सबसे कॉमन है तो उसमें अब 95% से ज़्यादा सर्जरी जो है वो लेज़र के ज़रिए होती है। इसी तरह जो सेफ भी है। जी वो सेफ भी है। इसी तरह किडनी में 99% सर्जरी जो हैं वो अब ओपन से हट के उस पर आ चुकी हैं, लेप्रोस्कोपी या लेज़र। और ये जो लेज़र सर्जरी होती है इसमें शायद उतना पेन भी नहीं होता मरीज़ को? हाँ। जी, पेशेंट को पेन कम होता है क्योंकि जो इंसिजन है वो छोटे ज़्यादा होते हैं बट दे आर स्मॉलर, उसकी वजह से पेशेंट को डेफिनेटली पेन कम होता है। सही। तो एक पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको किस स्टेज पर ये मशवरा देते हैं कि उसे कौन सी सर्जरी का इंतखाब करना चाहिए? जिस तरह मैंने कहा कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पित्ते की सर्जरी, तो पित्ते की सर्जरी अगर पेशेंट नॉर्मल पेशेंट है, उसकी पहले कोई सर्जरी नहीं हुई हुई और उसको बहुत ज़्यादा अटैक्स नहीं हुए हुए पित्ते के, तो हम पेशेंट को
99% लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का ही कहेंगे, जिसको लेज़र सर्जरी। सही। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग इस वक्त हमें सुन भी रहे होंगे, उनके मतलब जो हॉस्पिटल तक जाते भी नहीं हैं, सो उनके लिए भी और हम सब के लिए भी कौन कौन से ऐसे इलाज हैं जो लेज़र से होते हैं, या फिर सारे ही इलाज आप दोनों से ही, ओपन सर्जरी भी हर इलाज के लिए होती है और लेज़र भी होती है, और पाकिस्तान में भी अवेलेबल है? जी, ज़्यादातर केसेस के अंदर अब लेज़र सर्जरी और ओपन सर्जरी दोनों मौजूद हैं। चंद एक बीमारियां हैं जिनके अंदर अभी शायद आप कह सकते हैं कि लेज़र इस तरह से नहीं आई है, मगर जो कॉमन डिजीज़ हैं जितनी भी हैं, अपेंडिक्स है, हर्निया है, पित्ते का ऑपरेशन है, इवन थायराइड में भी आ चुका है, तो ज़्यादातर ऑपरेशंस के अंदर दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। ये आपका मौलिद जो है वो ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकता है किसके लिए क्या बेहतर। सही। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि आफ्टर लेज़र सर्जरी किस तरह की स्टेप्स लेने चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए, किस तरह से अपने आप को रखना चाहिए एक मरीज़ को? नॉर्मल जो लेज़र सर्जरी होती है उसमें जैसे हम पित्ते का ऑपरेशन करते हैं तो उसके बाद मरीज़ शाम को खाना पीना शुरू कर देता है, लिक्विड्स लेना शुरू कर देता है, चलना फिरना भी उसी वक्त शाम को शुरू हो जाता है। और डे केयर सर्जरी इसी को कहा जाता है कि आप ऑपरेशन करते हैं और उसी दिन शाम को मरीज़ जो है वो घर चला जाता है। तो लेप्रोस्कोपी के फ़ायदों में से ये भी है कि वो पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे जो है वो बहुत कम हो जाता है। सही। और डॉक्टर साहब, एक कंसर्न आम आवाम का ये भी होता है कि कौन सी सर्जरी में कॉस्ट कम आएगी। सो ओपन वर्सेस लेज़र की बात कीजिए तो कौन सी सर्जरी ऐसी है जो कि कॉस्ट एफिशिएंट है? अप फ्रंट कॉस्ट जैसे कहेंगे वो तो लेज़र की ज़्यादा है, क्योंकि उसमें इक्विपमेंट है और सब कुछ है, वो हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। मगर जब आप उसको बैलेंस करें कि हॉस्पिटल स्टे 3 दिन से कम हो के 1 दिन रह गया, तो वो उसको बैलेंस कर देती है आपके इन चीज़ों के अंदर। दवाइयाँ आपको कम खानी पड़ेंगी, आप अपने वर्क पे जल्दी चले जाएंगे। सो अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, आपका कोई वहाँ लॉस, तो अगर आप कंपेंसेट करें तो कंपैरिजन करें तो ओवरऑल बराबर हो जाता है। बट अप फ्रंट कॉस्ट जो है वो लेप्रोस्कोपी की सही। तो ओपन सर्जरी की अगर बात करें तो उसके बाद फिर किस तरह से कितनी देर में रिकवरी हो जाती है? ओपन सर्जरी के बाद देखें, छोटे ऑपरेशन के बाद भी मरीज़ 1 से 2 दिन कम से कम हॉस्पिटल रहता है, और उसको जो घर की रूटीन के काम है वो करने में तकरीबन 8 से 10 दिन लगते हैं। अच्छा। लेप्रोस्कोपी में यूजली आप पेशेंट जो है वो 3रे दिन या 4थे दिन इस रूटीन में आ जाता है। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो शायद खुद ये चाहते हैं कि वो लेज़र सर्जरी करवाएं, लेकिन उनको कोई सर्जन आगे से कहता नहीं आप ओपन करवाएं, और लेकिन वो जिद करते हैं कि नहीं हमने लेज़र ही करवानी है, या फिर वाइस वर्सा इस तरह के केसेस होते हैं। इस तरह के केसेस में आप मरीजों को क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? एक तो ऑप्शन ये है कि अगर आपने मुस्तनिद डॉक्टर से रब्ता किया है तो उसकी ओपिनियन आपको माननी चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि आप एक सेकंड ओपिनियन डेफिनेटली ले सकते हैं, और वो लेनी चाहिए, पेशेंट का हक भी है। लेकिन सेकंड ओपिनियन में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वो लें उस फील्ड के स्पेशलिस्ट से या कंसर्न माहिर से जो आपको सही ओपिनियन, उसके बाद आप फैसला करें। तो लेज़र सर्जरी के बाद डाइट प्लान भी चेंज हो जाता है? लेज़र सर्जरी के बाद डाइट प्लान में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मगर बेसिक चीज़ ये है कि रिकवरी टाइम शॉर्ट हो जाता है, पेशेंट की रिकवरी वापस आ जाती है। और जो ओपन सर्जरी होती है उसमें तो आपको पता है कट शट भी लग रहे होते हैं सारे, और उसके बाद टांके लग रहे होते हैं। लेज़र में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो बाज़ औक़ात मरीज़ जिस तरह ये कह रही है डाइट प्लान और वो सारी चीज़ें उनके ऊपर अप्लाई करने में मुश्किलात नहीं होती? उसमें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, एक चीज़ जो देखने की है वो ये है कि सर्जरी अंदर से एक ही है। हाँ, अंदर से तो एक। अपेंडिक्स अगर मैंने निकाला लेप्रोस्कोपी से या ओपन से, तो अंदर जो मैंने कटिंग की है वो एक ही है, उसका तरीका फ़र्क है। उसमें हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं, इसमें मशीनों और उसके ज़रिए से करते हैं। सो जो ऑपरेशन अंदर से है उसका मैग्नीट्यूड वही है, जो फ़र्क आ रहा है वो बॉडी की सरफेस के ऊपर जो आ रहा है कट, उसकी वजह से आ रहा है। तो इसलिए डाइट प्लान में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो सर्जरी के से रिलेटेड। बेहतियाती नहीं करते थे लोग कि हमारा लेज़र हुआ है, वो इतना तो लंबा चौड़ा काम नहीं है। समझाना पड़ता है, समझाना पड़ता। जो चीज़ डेंजरस है वो आपको ज़्यादा फोर्सफुली पेशेंट को समझानी पड़ती है कि ये नहीं करना। और डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताएं कि जो ओपन सर्जरी के बारे में आपने बताया, तो समटाइम्स ऐसे मौसम के हालात होते हैं कि इंसान के जो कट्स वगैरह होते हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं, तो उसमें फिर कितनी एहतियात इंसान को बरतनी चाहिए इस सूरत हाल में? मौसम की देखें, पसीना जो इसे हम गर्मियों में कहते हैं या बारिश के मौसम, अगर आप अपने वूंड की केयर ठीक करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन्फेक्शन रेट में या वो ज़ख़म के ख़राब होने में। वो ड्राई मौसम में, कोल्ड में भी हो जाएगा, जो कि इस मौसम में होता है। सिर्फ ये है कि पट्टी जो होती है वो जल्दी उतर सकती है, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो पेशेंट के लिए प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने बड़ी डिटेल कन्वर्सेशन ओपन सर्जरी और लेज़र सर्जरी के हवाले से। ख़वातीन हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आज की सुबह की सोच आपको पसंद आई होगी। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।